पूरे इंडिया में अभी एंटी चाइना सेंटीमेंट फैला हुआ है जब से कि गलवान वैली वाली घटना हुई है और साथ में कोरोना भी चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है। अभी इसी वजह से हम में से मैक्सिमम लोगों की ये राय है कि चाइना का जो भी सॉफ्टवेयर है, वहां के जो भी एप्लीकेशंस हैं या फिर वहां का जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो फोन हो, टीवी हो या फिर जो भी प्रोडक्ट चाइना से आता है, उन सारे पे बैन लगा दिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी 59 ऐप्स यानी कि 59 ऐप्स पे बैन लगा दिए हैं। अगर ऐसा ही कुछ हुआ चाइनीज फोन्स के साथ, चाहे वो Xiaomi हो, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे फोन्स हो, जिसके के अंदर आपका आता है Oppo, Vivo, OnePlus, iQOO, Realme के फोन्स, तो क्या इंडिया इस जगह पे स्टैंड करता है कि वो खुद का फोन पूरी तरह से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर सके? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी, और आपकी इजाजत के साथ आज का ये कथा प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले हम लोग इंडियन कंपनीज की बात कर लेते हैं, जिसके की फोन अभी के समय में आपको ना के बराबर मार्केट में देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका आता है माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, जोलो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। जो हमारा सेंटीमेंट है वो है एंटी चाइना, तो हम ऐसे फोन्स को यूज कर सकते हैं जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं किया गया हो, बाकी दुनिया में किसी भी कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ हो, तो हम ऐसे फोन को यूज कर लेंगे। जैसे सैमसंग, HTC, नोकिया, एप्पल। हालांकि एप्पल कंपनी यूएस की है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा चाइना में इसका होता है। साथ ही में सोनी या फिर गूगल्स के जो फोन आते हैं, गूगल पिक्सल, तो ये सारे वो फोन्स हैं जो कि चाइनीज फोन्स नहीं है। तो क्या ऐसे फोन्स आप ले सकते हैं? अगर 15,000 के फोन्स में आपको ऑप्शन दिया गया चाइनीज फोन्स वर्सेस नोकिया के फोन, सैमसंग के फोन, सोनी के फोन, एप्पल तो खैर आता ही नहीं है 15,000 के अंदर का, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वैल्यू फॉर मनी आपको चाइनीज फोन्स के अंदर ही मिलता है। चाहे वो Xiaomi हो गया, Realme हो गया, Oppo हो गया, Vivo हो गया, Infinix हो गया, ये सारे चाइनीज फोन्स के अंदर ही आपको वैल्यू फॉर मनी मिलते हैं। तो बात ये आती है कि ये सारा कुछ इंडिया के अंदर क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं ये सारे फोन जो चाइना के अंदर बनते हैं, हमारे पड़ोसी देश पे बनते हैं, वो सारा कुछ इंडिया के अंदर क्यों नहीं बन सकता है? तो मैं आपको ये बता दूं कि 2014 के समय में माइक्रोमैक्स का जो टोटल फोन का मार्केट शेयर था इंडिया के अंदर, वो 18% था और अभी के समय में 1% या उससे भी कम हो चुका है। और वहीं बात कर ले सैमसंग, Xiaomi और Realme के फोन की, तो इन तीनों फोन ने पूरे मार्केट पे 72% कब्जा कर रखा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों माइक्रोमैक्स पीछे गया? क्यों ये सारी कंपनीज आगे आई? तो अभी आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये माइक्रोमैक्स ड्यूल 5 फोन आया था, जो कि बिल्कुल हूबहू कॉपी था कीकू 360 Q5, जो कि एक चाइनीज फोन था और माइक्रोमैक्स की सब्सिडियरी कंपनी यू के नाम से लॉन्च हुई थी। और इसी के अंदर एक फोन आया था यू यूरेका ब्लैक इंडिया के अंदर, जो कि बिल्कुल हूबहू फोन था वीकू यू फील प्राइम, जो कि एक चाइनीज फोन था, पूरी तरह से चाइनीज था। इसका मतलब ये निकल के नहीं आ रहा है कि ये फोन जो थे चाइना के अंदर वो इंडिया से कॉपी हुए थे, बल्कि हुआ ये था कि जो भी चाइना के अंदर ये फोन्स थे उनको माइक्रोमैक्स ने हूबहू उठा के इंडिया में लॉन्च कर दिया। बस लोगो चेंज कर दिया, फोन्स के ब्रांड को चेंज कर दिया, ब्रांड नेम को चेंज कर दिया और इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया। यहां से ये बात तो बिल्कुल सीधी थी कि माइक्रोमैक्स जो भी फोन इंडिया में बेच रहा था, जो भी इंडिया में फोन उसके बिक रहे थे, वो एक्चुअल में माइक्रोमैक्स बना नहीं रहा था। एक्चुअल में वो जो भी पार्ट्स थे फोन के अंदर लगने वाले, उन सारे पार्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर असेंबल करता था और फिर एक फोन बना के आप तक पहुंचा रहा था। और जो भी इंडियन कंपनीज थी उस समय जो भी फोन बना रही थी, वो भी यही काम कर रही थी। या तो वो असेंबल कर रही थी, नहीं तो फिर वो बल्क में सारे फोन्स को परचेज करती थी चाइना के अंदर और अपने लोगों को, अपने ब्रांड को फोन के पीछे लगा के इंडिया के मार्केट में सेल करती थी। तो यहां से ये बात भी क्लियर हो रही है कि इन सारे कंपनीज का R&D ना के बराबर था, मैन्युफैक्चरिंग इन लोगों का ना के बराबर था। ये बस सारे पार्ट्स को परचेज करके इंडिया के अंदर असेंबल करके इंडिया के मार्केट में बेचते थे। और चाइना के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे ODM कंपनीज हैं, और ODM कंपनीज आपको वो होती है जो कि एक फोन डिजाइन करती है, वही कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है। और अगर आप एज ए ब्रांड उसके पास जाते हैं और अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट वहां पे उसे बताते हैं ODM कंपनीज में, तो वो आपको बिना ब्रांड का एक फोन, एक बिना ब्रांड का सेट आपको दे देती है। बस आपको अपने ब्रांड का नाम फोन के ऊपर चिपकाना है और उसे आप अपने बाजार में, अपने मार्केट में उस फोन को बेच सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर टेकरी नाम से मैं कोई फोन लॉन्च करना चाहता हूं मार्केट में, तो मैं चाइना के ODM के पास गया और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट उस कंपनी को बताई, तो वो कंपनी सारा कुछ बना के, डिजाइन बना के, मैन्युफैक्चर करके फोन को मुझ तक पहुंचा दिया। और मुझे बस उस फोन को अब एक ही काम करना है कि मुझे उसे मार्केट में उतारना है और उस फोन को बेचना है। और ऐसी ही एक कंपनी, ODM कंपनी, जो कि माइक्रोमैक्स के लिए काम करती थी, जो कि टॉप 5 के नाम से था, आगे चल के वो ये चाह रही थी कि माइक्रोमैक्स को बीच से हटा के वो खुद का एक मोबाइल इंडिया के अंदर लॉन्च करे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी वजह से, क्योंकि माइक्रोमैक्स कुछ भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा था, तो आफ्टर सेल सर्विस भी माइक्रोमैक्स की बहुत ही खराब थी, जिसकी वजह से कि अभी के समय में माइक्रोमैक्स का ये हाल हुआ है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ODM
ये चाह रहे थे कि माइक्रोमैक्स को बीच से हटा के, माइक्रोमैक्स एक तरह से मिडिल मैन की तरह काम कर रहा था। वो ना फोन मैन्युफैक्चर कर रहा था, ना उसकी खुद की R&D थी। वो बस प्रोडक्ट कहीं से परचेज कर रहा है, उसे असेंबल कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। तो जो कंपनी सारा काम कर सकती है चाइना के अंदर, वो क्यों नहीं चाहेगी कि जो मिडिल मैन उसका पैसा खा रहा है एज ए माइक्रोमैक्स, उसे हटा के वो डायरेक्ट किसी बाजार में अपने फोन को लॉन्च करे। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत 2014 के बाद ही जब 4G लॉन्च हुआ इंडिया के अंदर, बहुत सारी चाइनीज कंपनी इंडिया के अंदर आ गई। जो भी चाइनीज फोन्स उस समय लॉन्च हुए थे, उन सारे फोन्स के स्पेसिफिकेशंस और प्राइस बहुत ही रिजनेबल थे। और सारे फोन्स अभी के समय में भी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप मार्केट में देख ले तो अभी के समय में भी उठा ले कोई ऐसे फोन जो कि चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, जो कि चाइनीज कंपनी नहीं है, उस फोन से कंपेयर कर ले किसी भी चाइनीज फोन को, तो आपको अभी के समय में भी जो भी वैल्यू फॉर मनी है वो आपको चाइनीज फोन के अंदर मिलेगा। अगर मुझे कोई 15,000 का फोन खरीदना हो और एक अच्छा स्पेसिफिकेशन मुझे मिल रहा है चाइनीज फोन के अंदर, और वही 15,000 रुपए के अंदर मुझे वो स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मुझे पुराना स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, एज ए कस्टमर मैं भी अभी के समय में यही चाहूंगा कि मैं उस चाइनीज फोन को परचेज करूं, क्योंकि मुझे वहां पे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, मेरा पैसा वहां पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग इस बात पे एग्री करेंगे मेरे। हालांकि आपका क्या व्यू है अभी तक के इस बात पे, आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और जो भी आपको Xiaomi के फोन मिल रहे हैं जिसके ऊपर आपको मेक इन इंडिया लिखा रहता है, तो वो सारे फोन्स भी आपको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, इंडिया के अंदर असेंबल हो रहे हैं। इसकी वजह यह होती है कि जब आप फोन असेंबल करते हैं, पार्ट्स बाहर से लाते हैं और एक फोन बना बनाया बाहर से लाते हैं, दोनों के टैक्सेस में बहुत का डिफरेंस होता है। अगर आप सारे पार्ट्स को लाके इंडिया के अंदर असेंबल करते हैं, जो टैक्स आपको देना पड़ता है वो बहुत कम होता है। अगर आप कंपेयर कर लें एक पूरे बने हुए फोन को बाहर से आप इंडिया के अंदर ला तब बेचते हैं, तो जो भी Xiaomi के फोन है या फिर जो भी ऐसे कंपनीज के फोन है जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, सारे फोन्स पे मैक्सिमम पे मेक इन इंडिया लिखा रहता है। तो उनमें से मैक्सिमम का मतलब यही होता है कि वो सारे फोन इंडिया के अंदर असेंबल हुए हैं। और क्योंकि ये सारी कंपनीज जो है जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है मेक इन इंडिया के नाम से, वो सारी कंपनीज चाइना की हैं, तो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा चाइना के अंदर अभी भी जा रहा है। और इंडिया में 100% मैन्युफैक्चरिंग अभी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर आपको कोई भी फैब्रिकेशन यूनिट नहीं है। अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको पूरे इंडिया में बस एक ही जगह दिखेगा, वो है SCL, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, जो कि इसरो के लिए काम करता है। और हाल ही में इसने इंडिया के लिए शक्ति नाम से प्रोसेसर बनाया था जो कि 180 नैनोमीटर पे था। और आपको पता है कि अभी जो भी फोन मार्केट में लॉन्च हो रहा है वो या तो 7nm पे होता है, 10nm पे होता है। जो SCL चंडीगढ़ में बना है वो 180 nm का है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि इंडिया अभी थोड़ी दूर है फैब्रिकेशन से, फैब्रिकेशन यूनिट से, और पूरे देश में एक ही फैब्रिकेशन यूनिट है। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ यहाँ पे सेटअप करके अभी आज से ही सारा कुछ बनना शुरू हो जाए। अगर कोई बड़ी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर भी देती है इंडिया के अंदर, तो भी इंडिया में 3 से 4 साल का समय लगेगा कि इंडिया ट्रैक पे आए और सारा कुछ मतलब फोन को बिल्कुल जीरो से शुरू करे और कस्टमर तक पहुंचा सके। और जो लीडिंग कंपनी है फैब्रिकेशन के अंदर वो है आपको TSMC, UMC, जो कि दोनों ही ताइवान के अंदर है। और इनका जो सेटअप कॉस्ट आया था TSMC का 28nm फैब्रिकेशन का, वो 9.3 बिलियन था 2010 के समय में। और जब ये सेम कंपनी 3nm पे अपना सेटअप करना चाहिए तो इनका कॉस्ट आया 23 बिलियन। और अगर आप इंडिया के टोटल FDI एक्सपेंडिचर की बात कर ले तो ये आपका है 2019 का $49 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कॉस्ट आता है किसी भी एक फैब्रिकेशन यूनिट को किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी जगह पे स्टैब्लिश करने पे, कहीं पे किसी भी साइट पे सेटअप करने में। और क्योंकि जो भी बड़ी कंपनीज हैं, स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम हो गया या फिर मीडियाटेक हो गया या फिर इंटेल हो गया, ये नहीं चाहेंगे कि अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करे किसी और कंट्री में। तो इंडिया को खुद का ही R&D ही बनाना पड़ेगा, जो कि इंडिया के अंदर अभी नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हम भारतीय, हमारा भारत पूरा कैपेबल है ये सारा कुछ करने में जो भी मैंने आपको बताया। लेकिन हमें शुरू आज ही करना पड़ेगा ताकि हमारा आने वाला समय, हमारा आने वाला फ्यूचर अभी से बेहतर हो और हम किसी भी चाइनीज फोन पे डिपेंड ना रहें और हमारा खुद का फोन इंडिया में पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हुआ फोन पूरे दुनिया में बिके। अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई सुझाव है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।